नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन मुग्धा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज से हम हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 है डिमांड एनालिसिस। आपके बुक में आपको चैप्टर नंबर 3 को दो पार्ट में डिवाइड किया होगा। पहला पार्ट है 3A है डिमांड एनालिसिस और 3B है दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जब हम डिमांड एनालिसिस कंप्लीट कर देंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले से हमारे शुरू करते हैं चैप्टर से डिमांड एनालिसिस से। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस में हमने पढ़ा कि यूटिलिटी इज द बेसिस फॉर डिमांड। अब यूटिलिटी क्या था? यूटिलिटी था वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी में हमारी वांट सेटिस्फाई करने की जो भी पावर है उसको हम लोग बोलेंगे यूटिलिटी। अब वो यूटिलिटी जाके बनती है हमारी डिमांड। बट दोस्तों, जब यूटिलिटी बेसिस है डिमांड का, बट वो क्या सोल बेसिस है डिमांड का? मतलब क्या वो अपने आप मतलब सिर्फ सोलली डिमांड जनरेट करती है क्या? नहीं है। तो उसके बहुत सारे बेसिस है डिमांड के जो हम चैप्टर में आगे आगे पढ़ेंगे। तो हमें इतना समझना है कि यूटिलिटी इज नॉट द सोल बेसिस टू जनरेट डिमांड। अभी क्या हुआ दोस्तों कि अब डिमांड क्या है? डिमांड क्या है? तो डिमांड को हम लोग और एक शब्द से लिंक कर सकते हैं जो है डिजायर। अब ये डिजायर क्या होता है? डिजायर मतलब एक आधी कमोडिटी हमको चाहिए, एक चीज हमें चाहिए, इसकी इच्छा, इसकी वांट मतलब होती है डिजायर। अभी सब डिजायर डिमांड होती है क्या? नहीं है, सब डिजायर डिमांड नहीं होती है। अब डिजायर क्या क्या हो सकता है कि अगर मुझे एक कुछ क्लोथिंग चाहिए तो वो हो गई मेरी डिजायर, या तो मुझे कोई एक कार चाहिए, मुझे बाइक चाहिए तो वो हो गई मेरी डिजायर। बट हर एक डिजायर डिमांड होती है क्या दोस्तों? नहीं होती है। हर एक डिजायर डिमांड नहीं होती है। डिमांड ये एक ऐसी डिजायर है विच इज बैक्ड बाय परचेसिंग पावर। विच इज बैक्ड बाय परचेसिंग पावर मतलब क्या? डिजायर प्लस विलिंगनेस टू बाय और पे। अब समझिए एक आदमी है जिसकी इनकम है 10 लाख पर एनम, जो इजीली एक अल्टो कार अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो और उसकी डिजायर भी है कि वो एक अल्टो कार ले, तो उसके पास डिजायर है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि उसके पास उसने अल्टो कार की डिमांड कर ली? तो नहीं। तो हमें और भी पैरामीटर चेक करने पड़ेंगे। अब सिर्फ डिजायर होना डिमांड के लिए काफी नहीं है, उसके लिए चाहिए विलिंगनेस टू पे और बाय। अगर समझिए वो आदमी मिजर निकला मतलब कंजूस निकला, तो उस आदमी की विलिंगनेस ही नहीं है उस चीज के लिए 3 लाख पे करने की या 4 लाख पे करने की। तो इसके लिए अगर उसके पास सिर्फ डिजायर है बट उसकी विलिंगनेस नहीं है पे करने की, तो वो डिमांड नहीं हो सकती है। तो डिजायर प्लस विलिंगनेस टू बाय और पे प्लस एबिलिटी टू पे। अब ये एबिलिटी टू पे भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिमांड के लिए। अब एबिलिटी टू पे क्या होता है? एबिलिटी टू पे मतलब होता है परचेसिंग पावर। मतलब इतनी मेरी पावर है क्या कि मैं उस चीज को परचेस कर सकता हूं। अब समझिए एक इंडिविजुअल है जिसकी इनकम है 1 लाख पर एनम, ठीक है, और उसकी डिजायर है कि वो एक अल्टो कार ले। अब उसके पास डिजायर है, हम लोग एक एक पैरामीटर चेक करते जाएंगे। उसके पास डिजायर है, ठीक है, तो हमारा एक पैरामीटर कंप्लीट हो गया। उसके पास उसका विलिंगनेस टू बाय और पे है, मतलब उसको बाय भी करना है, उसको पे करने को भी वो विलिंग है, ठीक है, तो दूसरा पैरामीटर भी सही हो गया। अब तीसरा है एबिलिटी टू पे। अगर एक आदमी की एनुअल इनकम ही 1 लाख है तो वो 4 लाख की गाड़ी कैसे अफोर्ड कर सकता है? वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, मतलब उसकी एबिलिटी टू पे नहीं है। अगर उसकी एबिलिटी टू पे नहीं है तो उसकी डिजायर डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो इसके लिए दोस्तों, अगर एक चीज की हम लोग डिमांड करते हैं, मतलब लेमैन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि डिजायर प्लस विलिंगनेस टू बाय और पे। मतलब एक चीज की मुझे डिजायर है, एक चीज की मुझे वांट है, एक चीज मुझे चाहिए, प्लस मुझे उस चीज के लिए पे करने की विलिंगनेस भी है, इच्छा शक्ति भी है इतनी कि मैं उस चीज के लिए पे कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों है एबिलिटी टू पे। मतलब मेरी इतनी पावर भी है, मेरे पास इतने पैसे भी है, इतनी मेरे पास परचेसिंग पावर है कि मैं उस चीज के लिए पे भी कर सकता हूँ। तो इन सब का मिला के होता है डिमांड। तो डिमांड क्या है दोस्तों? डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे और बाय और प्लस एबिलिटी टू पे, इन सब का बना के मिलता है डिमांड। अब हम देखेंगे कि इसके आगे डिमांड की एक फॉर्मल डेफिनेशन। अभी देखते हैं दोस्तों डिमांड की एक फॉर्मल डेफिनेशन। एक फॉर्मल डेफिनेशन हमारे बुक में दी है मिस्टर बेनहम
एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने डिमांड को डिफाइन करने की कोशिश की। वो क्या बोलते हैं अपनी डिमांड के डेफिनेशन में, वो बोलते हैं डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस। उन्होंने डिमांड को लिंक किया है प्राइस के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। ये क्या करते हैं, डिमांड को प्राइस से लिंक करते हैं। मतलब ये बोलते हैं कि समझिए एक गुड्स की प्राइस चल रही है, इस पेन की प्राइस चल रही है 10 रुपए। अगर इस पेन की प्राइस 10 रुपए चल रही है, मतलब डिमांड फॉर एनीथिंग, मतलब डिमांड फॉर अ पेन एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन प्राइस मतलब 10 रुपए पे एक पेन की क्या डिमांड होगी, तो इज द अमाउंट ऑफ इट, मतलब कितने पेन, अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट, मतलब कितने पेन खरीदे गए, कितने पेन परचेस किए गए एट द गिवन प्राइस, इसको हम बोलेंगे डिमांड। तो इनके भाषा में इन्होंने क्या किया, डिमांड और प्राइस को लिंक कर दिया। इन्होंने बोला कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, समझिए एक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे, या तो फिर एक सीजन में, दूसरे सीजन में क्या होगा कि एक गुड्स की कुछ तो प्राइस होगी, एक्स वाई जेड प्राइस होगी, उस प्राइस पे उस गुड्स के कितने यूनिट हम लोग बॉट करते हैं, परचेस करते हैं, इसको इन्होंने बोला डिमांड। तो इन्होंने क्या किया, सिंपली किया कि एक अपन ने जो पहले देखा था कि डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे प्लस एबिलिटी टू पे, ये होता है डिमांड। तो इन्होंने डिमांड और प्राइस का लिंकेज किया और इन्होंने बोला कि डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज अमाउंट ऑफ विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब कितने यूनिट्स बाय करेंगे, कितने यूनिट्स परचेस किए जाएंगे, इसको इन्होंने बोला डिमांड। तो ये थी डिमांड की एक ऑफिशियल डेफिनेशन। अब ये डिमांड के कुछ फीचर्स है। डिमांड के क्या फीचर्स है दोस्तों, तो डिमांड के दो फीचर्स है। डिमांड इज रिलेटिव। रिलेटिव का मीनिंग हमने यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ा था। रिलेटिव मतलब चेंजिंग, विच इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिमांड अलग हो सकती है कंपेयर टू दैट, दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे डिमांड अलग हो सकती है। एक प्लेस पे एक चीज की डिमांड अलग हो सकती है, दूसरे चीज पे दूसरे चीज की डिमांड अलग हो सकती है। हमारे रेनकोट के एग्जांपल से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। रेनकोट के एग्जांपल में हमने देखा था कि चेरापूंजी में रेनकोट की ज्यादा यूटिलिटी है कंपेयर टू राजस्थान। अभी राजस्थान में डिमांड रेनकोट की क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उधर यूटिलिटी कम है। और ऑन द अदर हैंड चेरापूंजी में हमको यूटिलिटी ज्यादा है रेनकोट की, इसके लिए उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। तो डिमांड क्या है, रिलेटिव कंसेप्ट है जो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फीचर है डिमांड का, डिमांड इज एक्सप्रेस्ड विद टाइम एंड प्लेस। मतलब डिमांड कभी भी सोल रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, मतलब उसे टाइम और प्लेस के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि एक गुड्स की डिमांड 100 यूनिट्स है, 200 यूनिट्स है, तो हमें बताना पड़ेगा कि वो डिमांड 100 यूनिट है, 200 यूनिट है, कौन से टाइम पे और कौन से प्लेस पे। क्योंकि हमने पहले फीचर में देखा कि डिमांड चेंज हो रही है टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। इसके लिए जब भी हम लोग डिमांड बोलेंगे कि ये 100 यूनिट्स डिमांड है, तो वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और इस प्लेस पे ये लोग हम बोलेंगे डिमांड को। इसके लिए डिमांड इज एक्सप्रेस्ड ऑलवेज विद टाइम एंड प्लेस। ये डिमांड के दो फीचर थे। इसके आगे एक छोटा सा पॉइंट है हमारा डिमांड शेड्यूल का, वो भी पढ़ लेते हैं। अब ये डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड शेड्यूल है दोस्तों डिमांड और प्राइस, डिमांड और प्राइस इनका फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, फंक्शनल relationship between demand and price, demand and price मतलब 1 रुपये प्राइस चेंज होने से या तो फिर 1 यूनिट प्राइस चेंज होने से कितनी डिमांड चेंज होगी। 1 रुपये प्राइस अप होने से 1 रुपये प्राइस डाउन होने से कितनी डिमांड चेंज होगी, इसको बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। मतलब दोनों का रिलेशनशिप, अगर एक वेरिएबल कम हो गया, एक वेरिएबल ज्यादा हो गया, तो दूसरे वेरिएबल पे उसका क्या असर पड़ेगा, इसको बोलते हैं दोस्तों इंडिविजुअल रिलेशनशिप। इस डिमांड शेड्यूल में हमको 2 डिमांड शेड्यूल पढ़ने हैं। एक है दोस्तों इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा है दोस्तों, एक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इधर हमको क्या पढ़ना है, 2 तरह के डिमांड शेड्यूल पढ़ने हैं। दो एस्पेक्ट्स में हमको डिमांड्स पढ़नी है, एक तो इंडिविजुअल के लिए और दूसरा तो मार्केट के लिए। तो शुरू करते हैं हमारा पहला एस्पेक्ट इंडिविजुअल का डिमांड शेड्यूल। दोस्तों
दोस्तों अब हम देख रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कौन से प्राइस पे क्या क्या कितनी क्वांटिटी डिमांड करेगा, वो होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो अभी पढ़ते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आपके बुक में आपको एक एग्जांपल दिया होगा कि अगर प्राइस 10 रुपये है दोस्तों, तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 रुपये है। प्राइस अब क्या हो गई, एक आध कमोडिटी की कम हो गई। समझिए ये पेन है, इसकी प्राइस हो गई 8 रुपये। 8 रुपये की प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड 2 है, 6 पे 3 है, 4 पे 4 है, 2 पे 5 है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है, मतलब इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। अब ये इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है, एक एग्जाम्पल के जरिए समझ देते हैं। समझिए 4 पर्सन है A B C D E, ओके। अभी क्या हुआ, इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से इनकम कमाई, अपने अपने हिसाब से एक्सपेंडिचर किए और अपने अपने हिसाब से सेविंग की। अब सब सेविंग करने के बाद एग्जाम्पल के जरिए लेते हैं कि समझिए A ने बचाए 10 रुपये, B ने बचाए 8 रुपये, C ने बचाए 6 रुपीज़, D ने बचाए 4 रुपीज़ और E ने बचाए 2 रुपीज़। सिर्फ इतने ही अभी उनके पास रुपीज़ बचे हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों डिस्पोजेबल इनकम। मतलब ये इनसे अभी बच गए सारे एक्सपेंडिचर और इनके बाकी की नेसेसिटीज होने के बाद। अब क्या हुआ, एक पेन है, समझिए एक पेन है। अब ये पेन पांचों जनों को चाहिए, A B C D E पांचों को ये पेन चाहिए। ये पेन की मार्केट में कीमत चल रही है 10 रुपये। अब इन सब के पास सब इनके एक्सपेंडिचर जाने के बाद कितना रुपीज बचा है, 10, 8, 6, 6 एंड 4। अब इसमें से 10 रुपये पेन की कीमत पे कौन अफोर्ड कर पाएगा पेन को, ये पेन को, तो सिर्फ A है, इस पेन को अफोर्ड कर पाएगा 10 रुपये की प्राइस पर। इसके लिए क्या होगा, 10 रुपए की प्राइस पर एक ही क्वांटिटी बिकी, मतलब सिर्फ A ही क्या कर पा रहा है, इसको अफोर्ड कर पा रहा है। मतलब A के पास 10 रुपए, ये 10 रुपए देगा, पेन ले लेगा, तो इसको क्वांटिटी बेच दिया वो सेलर ने। अब क्या हो गया दोस्तों, कुछ तो मार्केट कंडीशन की वजह से प्राइस नीचे चली गई। समझिए कि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए थे इस पे वो कम कर दिए, या तो फिर इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, तो इसके वजह से इसकी प्राइस भी कम हो गई। अब इसकी प्राइस है 8 रुपए। अब 8 रुपए प्राइस पे क्या करेगा, बी भी मार्केट में एंटर होगा, क्योंकि बी के पास भी अभी 8 रुपए बचे हैं। ये 8 रुपए से चाहते तो सभी थे कि इनके पास पेन हो, बट इनके पास इतनी इनकम नहीं थी कि ये लोग इस पेन को खरीद पाए। अभी 8 रुपए प्राइस होने के बाद बी देखता है मार्केट में कि मेरे पास 8 रुपए बढ़े हैं और मार्केट में इस चीज की प्राइस भी कितनी है, 8 रुपए, तो बी भी मार्केट में एंटर होता है। फिर बी भी क्या करता है, इस चीज के लिए डिमांड करता है। तो 8 रुपए प्राइस पे इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया, ए भी डिमांड कर रहा है क्योंकि उसकी इनकम तो 10 रुपए, उसको तो ये फायदे का सौदा हो गया कि उसको तो 8 रुपए में मिल रही है, इसकी इनकम भी 8 रुपए बची है, ये भी डिमांड कर लेगा। अब क्या हुआ, और प्राइस कम हो गई, कुछ और सर्कमस्टेंसेस बदल गए, टैक्सेस कम हो गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कम हो गई समझो। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई 6 रुपए, 6 रुपए पे सॉरी प्राइस हो गई 6 रुपए, मतलब 6 रुपए पे अभी मुझे ये पेन मिल रही है। अभी 6 रुपए पे क्या होगा, सी भी मार्केट में एंटर करेगा, क्योंकि सी के पास भी 6 रुपए। सी बोलेगा कि मुझे भी ये पेन चाहिए थी, बट मैं तो ये इंतजार कर रहा था कि ये पेन की प्राइस कब कम होती है। अब सी के पास 6 रुपए है और इस पेन की प्राइस भी 6 रुपए है, इसके लिए सी भी इस मार्केट में एंटर कर देगा और ये अभी तीनों लोग क्या करेंगे, इस पेन को डिमांड करेंगे। इसके लिए 6 पे उसकी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 3, ऐसा ही चलता रहेगा दोस्तों 4 और 2 पे। मतलब अगर 4 प्राइस हो गई तो अभी डी भी मार्केट में एंटर करेगा और क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 4, और अगर 2 प्राइस है तो इसको भी, ई को भी अफोर्डेबल है अभी पेन लेना, तो ई भी क्या करेगा, ये जो पेन है इसकी डिमांड कर लेगा। तो दोस्तों इससे हमें समझ में आता है कि प्राइस एंड डिमांड इसमें इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि एक वेरिएबल जब बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब अगर प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, बट अगर प्राइस बढ़ गई, समझो इसकी प्राइस बढ़ गई, 12 रुपए हो गई, अब तो ए भी नहीं अफोर्ड कर पाएगा, 12 रुपए पे क्वांटिटी सोल्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके लिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांडेड घटती है, और जैसे जैसे प्राइस कम होती है क्वांटिटी डिमांडेड राइज होती है। इसको बोलते हैं दोस्तों इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और ये है एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर। मतलब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कभी भी जब प्राइस कम होती है तब उस कमोडिटी को ज़्यादा परचेस करता है, और जब प्राइस ज़्यादा होती है उस कमोडिटी को क्या करता है, कम परचेस करता है। अभी हम देखेंगे इस इंडिविजुअल
डिमांड शेड्यूल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी मैंने क्या किया है दोस्तों, जो हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दिखा उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया। ऐसा ही सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आपके बुक में भी मिलेगा, सिर्फ आपको आसानी रहे इसके लिए मैंने वो सेम एग्जांपल कंटिन्यू किया है। अब क्या किया हम लोगों ने कि एक्स एक्सिस पे लिया क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे लिया प्राइस। अभी हम इस डिमांड शेड्यूल को प्लॉट करके जाएंगे हमारे ग्राफ में। तो अगर हम प्राइस 10 रुपये है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमने देखा था 1 यूनिट है, मतलब 10 रुपये प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड 1 रुपये है, तो इधर मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया। मतलब फिर उसके बाद 8 प्राइस पे 2 क्वांटिटी डिमांडेड है, 8 रुपये प्राइस पे 2 क्वांटिटी डिमांडेड है, तो ये सभी पॉइंट्स जो है मैंने प्लॉट कर लिए। और जो ट्रेंड हमने देखा था कि मतलब जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जा रही है, वही ट्रेंड हमें ग्राफ में दिखता है कि ये जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मतलब जैसे जैसे मैं प्राइस कम करते जा रहा हूं वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड है दोस्तों बढ़ती जा रही है। तो ये ग्राफ भी यही बताता है कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे प्राइस कम होगी डिमांड अप होगी, प्राइस ज़्यादा होगी डिमांड कम हो जाएगी। ये डिमांड कर्व जो है दोस्तों, इसके लिए ये डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। अभी हमने क्या किया था, इस एग्जांपल में हमने परफेक्ट नंबर लिया था, इसके लिए ये डिमांड कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन आया। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टाइम आपका डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये कर्व भी हो सकता है, मतलब ये ऐसा एक कर्व भी हो सकता है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका स्लोप भी डाउनवर्ड है, बट ये जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो कभी कभी ऐसा स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व भी आ सकता है। बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन जो है वो इनवर्स है। ये हमने देखा दोस्तों इंडिविजुअल डिमांड के लिए। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मार्केट डिमांड के लिए और डिमांड के कुछ पैरामीटर्स। थैंक यू सो मच।